6 सितंबर 1995 पंजाब के अमृतसर में एक घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। कुछ लोग कार से बाहर हैं। कुछ मिनटों की हलचल होती है और फिर एक आदमी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उसका नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। लेकिन उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक इंसान का गायब होना भारत के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में से एक बन जाएगा। आखिर जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे? वे क्या खोज रहे थे और ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतने बड़े विवाद के केंद्र में ला खड़ा किया? आज की कहानी शुरू होती है पंजाब के उस दौर से जब गोलियों की आवाजें आम थीं, लेकिन सच्चाई की आवाज बहुत कम सुनाई देती थी। 1980 का दशक पंजाब, यह भारत के इतिहास के सबसे अशांत दौरों में से एक था। एक तरफ खालिस्तान की मांग करने वाले उग्रवादी संगठन थे जिन्होंने कई हिंसक हमले किए। दूसरी तरफ राज्य और केंद्र सरकार की ओर से बड़े स्तर पर सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे थे। आम लोग इस संघर्ष के बीच फंस गए थे। पुलिसकर्मी मारे जा रहे थे, नागरिक मारे जा रहे थे, उग्रवादी मारे जा रहे थे। पूरे पंजाब में डर का माहौल था। उस दौर को समझे बिना जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी को समझना लगभग नामुमकिन है। इसी माहौल में अमृतसर का एक साधारण सा बैंक कर्मचारी धीरे धीरे उन सवालों की तरफ आकर्षित होता चला जाता है जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। जसवंत सिंह खालड़ा कोई बड़े नेता नहीं थे, ना ही किसी सरकारी जांच एजेंसी का हिस्सा थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, सवाल पूछने की हिम्मत। उनके पास लगातार ऐसे परिवार आने लगे जो कहते थे कि उनका बेटा, भाई या पति घर से गया था या हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन फिर कभी घर वापस नहीं लौटा। हर कहानी अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था। कुछ परिवारों का आरोप था कि उन्हें कभी यह तक नहीं बताया गया कि उनके अपने जिंदा हैं या मर गए हैं। उस समय ऐसे मामलों को लेकर अलग अलग दावे और जवाब सामने आ रहे थे। इसी बीच खालड़ा ने तय किया कि अगर सच कहीं मिलेगा तो वह अफवाहों में नहीं मिलेगा, रिकॉर्डों में मिलेगा, फाइलों में मिलेगा, भले ही उन पर धूल लगी हो। उन्होंने नगर निगमों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, शमशान घाटों के रजिस्टर देखने शुरू किए। यह आसान काम नहीं था। धूल से भरे पुराने रजिस्टर, बिखरी हुई फाइलें और महीनों की मेहनत। लेकिन इसी दौरान उन्हें कुछ ऐसे रिकॉर्ड मिले जिन्होंने उनका ध्यान खींचा। कई एंट्रियों में शवों की पहचान अज्ञात के रूप में दर्ज थी और कुछ मामलों में पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार कराए जाने का उल्लेख था। अब सवाल यह था कि ये अज्ञात लोग कौन थे? क्या वास्तव में ये लावारिस शव थे या फिर इनमें से कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्हें उनके परिवार सालों से खोज रहे थे? यहीं से खालड़ा ने अलग अलग जगहों के रिकॉर्ड इकट्ठे करने शुरू किए। उन्होंने दावा किया कि इन दस्तावेजों में एक बड़ा पैटर्न दिखाई देता है। बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों का अंतिम संस्कार बिना सही पहचान और बिना परिवारों को सूचना दिए किया गया है। यह दावा बहुत बड़ा था। अगर यह सही होता तो इसका मतलब केवल कुछ गुमशुदगी के मामले नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल था, क्या उस दौर में कानून के दायरे से बाहर भी कुछ हुआ था? खालड़ा ने अपने दस्तावेजों को सिर्फ अपने पास नहीं रखा, उन्होंने इन्हें सार्वजनिक मंचों पर उठाना शुरू किया। मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स संगठनों ने उन्हें संपर्क करना शुरू कर दिया। उन्होंने मीडिया से बात की। उनके दावों ने भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अपना ध्यान आकर्षित करवाया। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियों और पुलिस का भी एक पक्ष था जो उस समय बेहद कठिन सुरक्षा परिस्थितियों में काम कर रही थी। पंजाब आतंकवाद से जूझ रहा था और सुरक्षा बलों का कहना था कि वे एक असाधारण चुनौती का सामना कर रहे थे। यही वजह है कि इस दौर की घटनाएं आज भी बहस का विषय हैं। लेकिन एक बात तय थी, जसवंत सिंह खालड़ा अब सिर्फ एक बैंक कर्मचारी नहीं रहे थे, वे एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जिनका नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बनने लगा था। कहते हैं कि कुछ कहानियों में सबसे खतरनाक पल वह नहीं होता जब सच सामने आ जाता है, बल्कि वह होता है जब सच बोलने वाला आदमी सबकी नजरों में आ जाता है। और जसवंत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि जिन दस्तावेजों को लेकर वे इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वही दस्तावेज उनकी अपनी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देंगे।
6 सितंबर 1995 की सुबह अमृतसर में क्या हुआ? आखिर क्यों बाद में अदालत ने कुछ पुलिस अधिकारियों को इस मामले में दोषी ठहराया? और क्यों आज 3 दशक बाद भी जसवंत सिंह का नाम भारत के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में लिया जाता है? अमृतसर की एक सामान्य सी सुबह थी वो। जसवंत सिंह खाड़ला अपने घर के बाहर थे। इसके बाद क्या हुआ, इसे लेकर अलग अलग गवाहियों और जांचों का सिलसिला शुरू हुआ। बाद में अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियोजन का यह मामला बना कि उन्हें पुलिसकर्मी अपने साथ ले गए थे। उस दिन के बाद वे कभी अपने घर वापस लौटकर नहीं आ पाए। शुरुआत में परिवार को उम्मीद थी कि शायद उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया होगा और कुछ समय बाद वे लौट आए, लेकिन घंटे बीत गए, फिर दिन, फिर हफ्ते, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली। परिवार लगातार पुलिस और प्रशासन के चक्कर लगाता रहा। जवाब या तो नहीं मिले या फिर एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। यहीं से मामला सिर्फ एक परिवार की चिंता नहीं रहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों ने आवाज उठानी फिर से शुरू कर दी। वकील भी जुड़े, मीडिया ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। देश के बाहर भी इस घटना पर ध्यान दिया गया। जिस व्यक्ति ने कथित गुमशुदगियों पर सवाल उठाए थे, अब वही खुद लापता था। मामला अदालत तक पहुंचा। समय बीतता गया, लेकिन जसवंत सिंह का कोई पता नहीं चला। बाद में जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई। जांच के दौरान कई गवाह सामने आए। कुछ ने ऐसे बयान दिए जिनके आधार पर अभियोजन ने दावा किया कि खाड़ला को पुलिस हिरासत में रखा गया, उनके साथ मारपीट हुई और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। बचाव पक्ष ने इन आरोपों का विरोध किया और जांच पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। कई वर्षों तक यह कानूनी लड़ाई चलती रही। आखिरकार अदालत ने कुछ पंजाब पुलिस अधिकारियों को जसवंत सिंह खाड़ला के अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाद के वर्षों में ऊपरी अदालतों में भी इस मामले की सुनवाई हुई और सजाओं को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि अदालत ने माना कि यह कोई सामान्य गुमशुदगी का मामला नहीं था। लेकिन इस फैसले के बाद भी एक सवाल का जवाब कभी नहीं मिला। जसवंत सिंह खाड़ला का शव कहां है? आज तक उनका शव बरामद नहीं हो सका। यही वजह है कि उनके परिवार के लिए यह कहानी अदालत के फैसले के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दूसरी ओर खाड़ला के द्वारा उठाए गए बड़े सवालों पर भी अलग अलग संस्थानों ने काम किया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने अवैध दाह संस्कार से जुड़े मामलों की जांच और सुनवाई की। इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया वर्षों तक चलती रही। हालांकि उस दौर की घटनाओं को लेकर आज भी इतिहासकारों, मानवाधिकार संगठनों और पूर्व अधिकारियों को, और जोड़ लीजिए राजनीतिक दलों को भी, इन सब के इसमें अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग इसे ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाले एक साहसी व्यक्ति की कहानी मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि उस समय की सुरक्षा परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है। शायद यही कारण है कि जसवंत सिंह खाड़ला का नाम आज भी बहस का हिस्सा है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, सवाल यह भी है कि एक लोकतंत्र में जब आतंकवाद जैसे गंभीर चुनौती हो, तब सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। अगर सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी जाए तो क्या निर्दोष लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे? और क्या वे हो भी सकते हैं? और अगर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पूरी तरह बांध दिए जाएं तो क्या आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है? इन सवालों के आसान जवाब नहीं है, लेकिन जसवंत सिंह खाड़ला की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ चुनावों में नहीं होती, बल्कि इस बात में भी होती है वह अपने सबसे कठिन दौर के फैसलों की समीक्षा करने का साहस रखता है। आज लगभग 3 दशक बाद भी जसवंत सिंह खाड़ला का नाम मानवाधिकारों, न्याय और जवाबदेही की चर्चा में लिया जाता है। उनके जीवन पर किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्री बनी और उनकी कहानी पर फिल्म बनाने की कोशिश भी हुई, जिससे अपने आप में नई बहस छेड़ दी। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के बारे में नहीं है। सबसे बड़ा सबक यह है कि इतिहास सिर्फ जीत और हार से नहीं बनता। इतिहास उन सवालों से बनता है जिन्हें पूछने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जसवंत सिंह खाड़ला उन लोगों में से एक थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और जानकारीपूर्ण लगा तो CFTV को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।